नमस्कार, मैं राजीव व्यास और वीएनएम टीवी के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। लगातार 8वीं बार निर्मला सीतारमण ने पेश किया बजट। 12.75 लाख की इनकम पर नहीं लगेगा टैक्स। सूरत में केंद्रीय बजट पर उद्योगपतियों में कहीं खुशी कहीं गम। डायमंड इंडस्ट्री के हाथ लगी निराशा। वडोदरा में सफाई टैक्स बढ़ाने का विरोध। शरीर पर झाड़ू लटकाकर अतुल गामेची ने उठाई आवाज। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लगातार 8वां बजट संसद में पेश किया, जिसमें आम आदमी को एक बड़ी राहत मिली है। निर्मला सीतारमण के बजट में इनकम टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत मिली है। अब नौकरी पेशा लोगों को नई टैक्स रिजिम चुनने पर सालाना 12.75 रुपए लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। दूसरी ओर तीसरे स्लैब के टैक्स सरकार 87A के तहत माफ कर देगी। इसके अलावा 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगा। इस तरह नौकरी पेशा लोगों की कुल 12.75 लाख की इनकम टैक्स फ्री हो जाएगी। ध्यान रहे कि ये राहत केवल नौकरी पेशा लोगों के लिए है। अन्य किसी भी जरिए से आमदनी होने पर टैक्स में छूट की सीमा केवल 12 लाख की रहेगी। साथ ही अब सभी टैक्स पेयर्स पिछले 4 साल का IT रिटर्न एक साथ फाइल कर सकेंगे। इससे पहले तक ये लिमिट 2 साल थी। वहीं सीनियर सिटीजन्स के लिए TDS की सीमा 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई है। बजट में इस बार सरकार ने 36 जीवन रक्षक दवाओं से कस्टम ड्यूटी हटा दी है। इससे ये दवाएं सस्ती होंगी। वहीं ड्यूटी हटने से आने वाले दिनों में इलेक्ट्रिक व्हीकल, LCD, LED टीवी और मोबाइल फोन भी सस्ते हो सकते हैं। उधर सरकार ने इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले पर ड्यूटी 10% से बढ़ाकर 20% कर दी है, जिससे ये महंगा होगा। हालांकि ये प्रोडक्ट कितने सस्ते या महंगे होंगे ये तय नहीं है। सरकार ने 1 जुलाई 2017 को देश भर में GST लागू किया था, जिसके बाद से बजट में केवल कस्टम ड्यूटी बढ़ाई घटाई जाती है। ड्यूटी के बढ़ने और घटने का इनडायरेक्ट असर चीजों की कीमतों पर पड़ता है। गुजरात के सूरत में केंद्रीय बजट को लेकर उद्योगपतियों में कहीं खुशी कहीं गम जैसा माहौल देखा गया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लगातार 8वां बजट संसद में पेश कर दिया है। इस बजट में आम आदमी से लेकर उद्योगों के लिए कुछ न कुछ व्यवस्था की गई है, लेकिन कुछ उद्योगों को बजट में शामिल नहीं किया गया है। इस बजट को सूरत के उद्योगपतियों ने भी लाइव देखा। केंद्रीय बजट को टेक्सटाइल के उद्योगपतियों ने सराहा है। वहीं डायमंड इंडस्ट्री से जुड़े उद्योगपति के हाथ निराशा ही लगी है। आज केंद्र सरकार का 2025-26 का बजट नाना मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने अपनी करियर का 8वां बजट प्रेजेंट किया पार्लियामेंट में। तो ये बजट में सबको फायदा हो, सबके चेहरे पर एक आनंद हो, ऐसा हो। जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट थी वो 7 लाख रुपया, वो 12 लाख करके सबको आनंद करवा दिया है। कई सालों से अपेक्षा थी, हो नहीं पाया है। और ये बेसिक एग्जेम्पशन के साथ साथ भी जो स्लैब रेट था, वो इनकम टैक्स का स्लैब रेट भी 4 लाख से शुरू करके 5% थी से 30% तक, वो अलग अलग 6 स्लैब में बहुत फायदा की है, जिसकी वजह से SSC की जेब में ज्यादा अमाउंट आएगी और वो खर्च कर पाएगा और वो इकोनॉमी में आने से फायदा होगा। सेक्टरल वाइज देखे तो डायमंड इंडस्ट्री में जो अपेक्षा थी, आजकल मंदी में ये इंडस्ट्री गुजर रही है, तो उसको ध्यान में लेकर के जो अपेक्षा थी वो फुलफिल हुई नहीं है। मेरे ख्याल से होनी चाहिए थी, क्योंकि ये नॉन पॉल्यूटिव इंडस्ट्री है और एम्प्लॉयमेंट क्रिएटिंग इंडस्ट्री है। तो ये फायदा के अगेंस्ट होने की अपेक्षा के अगेंस्ट में एक निराशा हुई है। टेक्सटाइल में थोड़े चेंजेस आई हैं और ज्यादा चेंजेस नहीं है, लेकिन टेक्निकल टेक्सटाइल को बढ़ावा देने के लिए जो चेंज किया है वो अच्छा है। MSME को प्रमोट किया गया है, स्टार्टअप को प्रमोट किया गया है और खास करके टॉयज इंडस्ट्री जो है वो पूरे विश्व में भारत में मैन्युफैक्चरिंग हब बने, उसके एंगल से एक प्लान का ऐलान किया गया है। एविएशन इंडस्ट्री और सेक्टरल वाइज मैडम ने बहुत प्रयत्न किया है कि कुछ न कुछ चेंज करके इंडियन इकोनॉमी को बढ़ावा दे और पूरे देश में हाई स्कूल्स में ब्रॉडबैंड देने का भी प्लान किया है और नेशनल सेंटर फॉर एक्सेलेंस 5 जो एस्टेब्लिश करेंगे वो किया, उससे एजुकेशन सेक्टर में और उसमें एक्सेलेंस लाने का
फायदा होगा। और पावर सेक्टर, एविएशन, माइनिंग, एक्सपोर्ट्स, ये सबको एड्रेस करने का प्रयत्न किया है। लेकिन आजकल जो प्रश्न है कि वो भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम हो रहा है, इंपोर्ट बढ़ रहा है और एक्सपोर्ट कम हो रहा है, तो उसको लेकर के जो चेंजेस आना चाहिए था वो ज्यादा दिख नहीं रहा है, वो अपेक्षा थी। और स्पेसिफिक सूरत को डायमंड के एंगल से निराशा मिल रही है, ऐसा लग रहा है। गुजरात के वडोदरा में कॉर्पोरेशन द्वारा 50 करोड़ का सफाई टैक्स लेने का विरोध किया गया। वडोदरा महानगर पालिका द्वारा वर्ष 2025-26 के ड्राफ्ट बजट में 50 करोड़ रुपए का सफाई टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है, जिसका वडोदरा के सामाजिक कार्यकर्ता अतुल गामेची द्वारा अनोखे रूप में विरोध किया गया। अतुल गामेची ने अपने शरीर पर झाड़ू, कचरा, सुपड़ा लटकाकर जनता पर डाले जा रहे सफाई बोझ का विरोध किया। વડોદરા શહેર સંસ્કારી નગરી સાથે સ્માર્ટ સિટી અને હાલ વડોદરા મહાનગરપાલિકાના મ્યુનિસિપલ કમિશનર દ્વારા ડ્રાફ્ટ બજેટની ચર્ચા કરવામાં આવી રહી છે। તેમાં વડોદરા શહેરના નાગરિકોના માથે 50 કરોડનો વેરો નાખવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે, એનો અમે વિરોધ કર્યા છે। સાથે વડોદરા શહેરના સત્તાધીશો ઇન્દોરની મુલાકાતે ગયા હતા, ત્યાં ઘણું બધું શીખીને આવ્યા છે, તો તે પ્રમાણે કામ કરવું જોઈએ। વડોદરા શહેરમાં ડોર ટુ ડોર જે કચરાની ગાડીઓ આવે છે એ નિયમિત કામ નથી કરતી, તેને પણ જોવામાં આવે। અધિકારીઓ અને કોન્ટ્રાક્ટરના મેળાપણાને કારણે અને ભ્રષ્ટાચારના કારણે વડોદરા શહેર 8મા ક્રમેથી 13મા ક્રમે ધકેલાઈ ગયું છે, તો અધિકારીઓ અને કોન્ટ્રાક્ટર પર પગલાં ભરવા જોઈએ। તેની જગ્યાએ કમિશનર સાહેબ વડોદરા શહેરની जनता पर 50 કરોડનો વેરો જે ઝીકી રહ્યા છે એનો વિરોધ છે। વડોદરા શહેરમાં અનેક જાતના વેરા ભરવામાં આવે છે, તેમ છતાં પીવાના પાણીની સુવિધા, ડ્રેનેજની સુવિધા, લાઇટની સુવિધા, અનેક સુવિધાઓથી વડોદરા શહેરને મળતું નથી। ત્યારે આજ વડોદરા શહેરમાં ઈ રિક્ષાઓ પણ ખરીદવામાં આવી હતી, ઈ રિક્ષાઓ પણ ભંગાર હાલતમાં છે। તો અમારી માંગ છે કે વડોદરા શહેરની जनता પર 50 કરોડનો જે વેરો ઝીકવાનો પ્રયાસ કર્યો છે એ ઝીકે નહીં તો આગામી દિવસોમાં આજ વડોદરા મહાનગરપાલિકા સામે આંદોलन કરતા ખચકાઈશું નહીં। गुजरात के वडोदरा में केंद्रीय बजट पर CAIT और वडोदरा व्यापार विकास एसोसिएशन ने प्रतिक्रिया दी है। बहुत सालों के बाद एक संपूर्ण पूर्ण बजट वडोदरा व्यापार विकास एसोसिएशन और कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स द्वारा हम लोग उसका अभिवादन करते हैं। माननीय नाना मंत्री श्री ने समाज के हर एक वर्ग, युवा वर्गों, महिला वर्गों, खेडूत वर्गों, गरीब वर्गों, चार वर्गों को एक साथ अलग अलग प्रावधान किया है। सभी वर्गों को खुश करने की पूरी कोशिश की है। व्यापारियों की बात करूं, मैं व्यापारी संगठन के साथ जुड़ा हूं। सबसे ज़्यादा MSME सेक्टर में सरकार ने बहुत सारा प्रावधान किया है। आज छोटा व्यापारी 5 लाख तक उसका क्रेडिट कार्ड की एक लिमिट मिलेगी, स्टार्टअप लोन होगा, MSME सेक्टर में लोन होगा, सभी प्रावधान अपर लेवल पे किया है, जिससे बाज़ार में बहुत सारा रुपया आगामी दिनों में आने वाला है। जो छोटे छोटे व्यापारियों के पास वो MSME सेक्टर में जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा वो पैसा कहाँ आएगा, हमारे बाज़ार में आएगा। मैं ऐसा अनुमान कर रहा हूँ 2025-26 में ये जो करोड़ों रुपए का प्रावधान सरकार ने MSME सेक्टर में किया है, उसमें हमारा 9 करोड़ से ज़्यादा पूरे भारत भर में व्यापारी है। सभी व्यापारियों के पास वो पैसा डायरेक्ट इनडायरेक्ट आने वाला है, तो बाज़ार में बहुत रौनक आएगी। फिर एक बार आपके माध्यम से नाना मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी और मोदी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सर्वप्रथम तो मैं VNM को धन्यवाद देता हूँ। बड़ौदा में सबसे जूना चैनल है। हम लोग भी 25 साल से समग्र वडोदरा व्यापार विकास एसोसिएशन 75 एसोसिएशन है और ऑल इंडिया ट्रेडर्स में परेश भाई दिल्ली तक पहुँचे हुए हैं, गुजरात का प्रेसिडेंट है। हम लोग एक आज़ादी के बाद आप लोगों की मेहनत और हमारी मेहनत और हमने एक पहली दफ़े देखा है कि 140 करोड़ की प्रजा के लिए वो सबसे उत्तम बजट रजू किया हुआ है। इस बजट में पहली दफ़े आप लोगों ने जो मांगनी किया था वो सबका साथ लेके भारत देश का विकास करने के लिए, भारत देश दुनिया में जो लोग अपना मस्करी कर रहे थे 75 साल से, एक गरीब आदमी
चाय पीने वाले, चाय का धंधा करने वाले, इसको मालूम है गरीबी, उसने देखा हुआ है, इसीलिए उसने सब वो किया है। वो धन्य ने पत्र है, हमें गुजरात वाले ने ऐसा ऐसा हीरो ढूंढा है और आपको भेजा हुआ है, और भारत देश में नहीं दुनिया भर में नामना के उसने बीकेपी है। और इतना अच्छा बजट दिया हुआ है फर्स्ट टाइम कि ग्रामीण में ग्रामीण, किसान का देश है, वो खेती प्रधान देश है। जो बारिश में कितना नुकसान हुआ था वो भी ध्यान रखना हुआ है, और किसानों को इतना लाभ दिया हुआ है। ग्रामीण में आप सोचो कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो ठीक है, लाइट का भी सुविधा मिलेंगे, ऐसा करोड़ों रुपया खर्च किया। इंफ्रास्ट्रक्चर में इस दफे 10 लाख करोड़ रुपया फरवाया है। इसका इफेक्ट कितना ग्रामीण में होगा, शहर में होगा, नाना व्यापारी को भी इसका लाभ होगा। आप सुने वो कि छोटा में छोटा फोन, स्मार्टफोन पैसा वाला नहीं यूज करेंगे। अभी ग्रामीण में स्मार्टफोन का भी भाव डाउन हो गया, TDS का टीवी में भी भाव डाउन हो जाएगा, लीडर्स में भाव डाउन हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी अभी जो पोल्यूशन का है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी का जो टैक्स है वो आधा टैक्स कर दिया। और गरीब आदमी, आप लोग को भी, हम लोग को भी, जो आप सर्विस देते हैं उन लोग को भी 5 लाख क्रेडिट का आपको एक भी चार्ज नहीं भरना पड़ेगा, वो भी डिक्लेयर किया हुआ है। खरेखर धन्य पात्र है। और मैं ऐसा समझता हूँ, मेरी मेहनत और मेरे लोगों व्यापारियों की मेहनत, जो गुजरात में बड़ोदरा का जो स्थान था, हम लोगों ने गुजरात को इकट्ठा किया हुआ था, और परेश पे तो दिल्ली तक ऑल इंडिया ट्रेडर्स में वो गुजरात का प्रेमी है। मैं इसका एडवाइज़र हूँ। हम लोगों ने इतना मेहनत किया हुआ है, इसका परिणाम हमको मिला है। तो कोई भी अभी विरोध पक्ष वाले को भी बोलने का कोई रखा ही नहीं है। एक आदमी का इसमें ध्यान रखने को आया है। गरीब में गरीब आदमी, घर में सर्विस देने वाला आदमी, काम करने वाला आदमी, जो फूड सप्लाई करता है, इसका भी ध्यान रखने में आवे। खरेखर वो इतना अच्छा बजट आज तक मेरी उम्र में देखा हुआ नहीं है। और हम लोग व्यापारी आलम, सब गुजरात के आलम, व्यापारी भारत देश के आलम, 10 करोड़ व्यापारी हम लोग को धन्यवाद के पात्र करते हैं। केंद्र सरकार ने आज बजट पेश कर दिया है, जिस पर वडोदरा की झवेरी सिक्योरिटीज लिमिटेड के डायरेक्टर करण झवेरी ने भी अपनी प्रतिक्रिया बजट पर दी है। आप किसी भी बजट को अगर मोटा मोटी देखेंगे ना, तो हम हमारे इधर ये समझते हैं कि बजट में बेसिकली 3 कंपोनेंट होते हैं, जिसको हम 3 C's ऑफ द बजट बोलते हैं। पहला होता है केपेक्स, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब गवर्नमेंट कितना और कौन सी दिशा में खर्चा करेगी, जिससे कि कहीं ना कहीं बिजनेस में और इकोनॉमी में ग्रोथ रहेगा। दूसरा होता है कंजम्पशन, कि गवर्नमेंट कितना पैसा नॉर्मल या आदमी के पास छोड़ देता है, जिससे कि आपको कंजम्पशन में बड़ा इजाफा या बढ़ावा मिले। और तीसरा होता है कंसोलिडेशन, जिसमें गवर्नमेंट का फोकस ये रहता है कि भाई खर्चा और आमदनी के बीच में बहुत लंबी गैप ना हो जाए, जिससे कि हमें कोई लॉन्ग टर्म इकोनॉमी को तकलीफ पड़ सके। अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर या केपेक्स की बात करें, तो पिछले साल ओवरऑल जितना केपेक्स हुआ है, उसके कंपैरिजन में ये साल 10% से उसमें बढ़ावा किया है, जो ऑल टुगेदर जो इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन है उसको पुश करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप कंजम्पशन की बात करें, तो दोनों तरफ रूरल कंजम्पशन, जहाँ पे फार्मर्स के लिए बड़ी सारी स्कीम्स लाई गई, और अगर आप स्कीम्स को ध्यानपूर्वक देखें तो आपको ये भी समझ आएगा कि स्कीम्स जो लाई गई है वो मोटा मोटी ऐसे लाई हुई है कि कृषि के क्षेत्र में सस्टेनेबल फार्मिंग हो सके और रेवड़ियाँ नहीं बांटी गई। जबकि दूसरी तरफ अगर आप देखो तो कि अर्बन कंजम्पशन को ध्यान रखने के लिए जो इनकम टैक्स स्लैब था, जिसमें टैक्स फ्री स्लैब पिछले साल तक 7 लाख रुपए तक था, उसको बढ़ा के 12 लाख रुपए तक ले आए। इससे अगर आप देखते हो तो 1 लाख करोड़ रुपये जितना इकोनॉमी में नॉर्मल सिटीजन्स के हाथ में बढ़ेगा, जो आगे या तो इन्वेस्टमेंट या तो खर्च की तरफ आएगा। और अगर आप कंसोलिडेशन की बात करें, तो फिस्कल डेफिसिट जो है, जो पिछले साल जीडीपी का 4.8% था, उसको इस बार इन्होंने टारगेट लिया है कि कम करके 4.4% कर दे। तो खर्च 10% से बढ़ाने की बात की है, 1 लाख करोड़ तक आमदनी छोड़ने की बात की है, फिर भी बात की है कि दोनों के बीच में गैप बढ़ने की जगह कम करेंगे। अगर आप ऑल टुगेदर बजट का स्पिरिट भी देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये बजट मोटा मोटी चीज़ें सिंप्लीफाई करने के लिए बना गया है, रादर की कॉम्प्लिकेट करने की जगह पे।
तो सिंपल है, जैसे कि उसका एक उदाहरण के तौर पे, जैसे कि जो इम्पोर्ट ड्यूटी लगता है उसमें इन्होंने क्लैरिटी दे दी कि किसी भी प्रोडक्ट पे या तो सेस लगेगा या सरचार्ज लगेगा, दोनों चीज़ें नहीं लगेगी। CKYC को रिवैम्प करने की बात की कि जो सेंट्रल KYC बनाने की बात कर रहे हैं उसको उस तरीके से रिवैम्प करें कि किसी को लंबे टर्म में तकलीफ ना आए या किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। इसके अलावा अगर आप देखो तो कृषि क्रेडिट कार्ड के थ्रू कृषि क्षेत्र में पेमेंट बढ़ाने की या लोगों के जेब में पैसा करने की बात की। स्टार्टअप इंडिया में जहां 10 करोड़ रुपए तक का फ्री लोन अवेलेबल था उसको 20 करोड़ तक बढ़ाया। तो चीज़ें ऑल टुगेदर अगर आप देखें ना तो चीज़ें सिंप्लीफाई करने का और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर फोकस किया गया है, ऐसा प्राइमा फेसी लगता है। ऑफ कोर्स अभी तो बजट आए कुछ चंद घंटे ही हुए, थोड़ा फाइन प्रिंट पढ़ेंगे, थोड़ा ज़्यादा क्लैरिटी आएगा उस चीज़ में। बट माय अंडरस्टैंडिंग इज कि ये ओवरऑल एक बहुत बैलेंस्ड बजट है। मैं ये नहीं कहूँगा कि एकदम ग्रोथ लक्षी बजट है, बट काफ़ी बैलेंस्ड बजट है। आज की तारीख में जिस हिसाब से दुनिया की सिचुएशन है और हमारी इकोनॉमी की सिचुएशन है उस हिसाब से इट्स अ वेरी बैलेंस्ड बजट। तो ये मेरा मोटा मोटी मानना है। VNM टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ, बने रहिए हमारे साथ। Himanshu Sales Corporation, your trusted destination for top quality consumer electronics since 1994. टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, OTG और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा।
वडोदरा की एमएस यूनिवर्सिटी में वसंत पंचमी महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया। वडोदरा की एमएस यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में वसंत पंचमी महोत्सव 2025 का भव्य आयोजन किया गया। ये महोत्सव सयाजी लोक कला उत्सव के अंतर्गत मनाया गया, जिसमें देश भर के विभिन्न राज्यों की लोक कलाओं और लोक संगीत की रंगारंग प्रस्तुतियां देखने को मिली। खास बात यह रही कि सिर्फ भारतीय लोक कलाएं ही नहीं बल्कि विदेश से आए छात्रों ने भी अपने देश की पारंपरिक लोक कला को प्रस्तुत किया, जिससे यह आयोजन और भी रंगीन और बहुसांस्कृतिक बन गया। फैकल्टी के अलग अलग विभागों के प्राध्यापक और छात्रों की उत्साहजनक उपस्थिति रही। संगीतमय माहौल में एक के बाद एक अलग अलग राज्यों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने समा बांध दिया। छात्र छात्राएं मधुर सुरों और वाद्य यंत्रों की ताल पर झूमते नजर आए। मैं मॉरिशस से हूँ। यहाँ एमएसयू में मैं शास्त्रीय संगीत सीखने आई हूँ। मैं पर्टिकुलरली कथक करती हूँ, लेकिन मेरे यहाँ काफ़ी इमोशन दोस्त जो यहाँ पर आए हैं सितार सीखने के लिए, कोई वायोलिन, कोई भरतनाट्यम और मैं खुद कथक। और आज हमारे यहाँ एबोलिशन ऑफ स्लेवरी के दिन है और यहाँ वहाँ पर बहुत बड़े सेलिब्रेशन होता है और मौका मिला है आज यहाँ पर हमारे डांस, फोक डांस जो मोरिशियन डांस होता है सेगा, वो यहाँ पर प्रेजेंट करने के लिए इस उत्सव पर। इंडियन कला पूरी दुनिया में फैली हुई है। हम खुद मॉरिशस से हैं, लेकिन शास्त्रीय संगीत से बहुत जुड़े हुए हैं। बचपन से गज़लें, क्लासिकल सिंगिंग, क्लासिकल कीर्तन, भजन, इन सब में हमारा दिलचस्प रहा है बचपन से। तो इंडियन क्लासिकल इज़ समथिंग दैट हमारे दिल के लिए है। ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए है। इसलिए हम भी यहाँ पर इसीलिए काफ़ी साल बिताएंगे सिर्फ शास्त्रीय संगीत सीखने के लिए। हम तीनों श्रीलंका से हैं। हम इधर हमारे देश का फोक डांस प्रेजेंट करते हैं। आज हम हमारे फोक डांस में से एक फोक डांस गोयाम डांस, विच इज़ ये खेती काम का मतलब जुड़े हुए आइटम है। तो हम आज ये परफॉर्म करने के लिए इधर आए हैं। हम तीनों कथक डांस सेक्शन से हैं। आज फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में सयाजी लोक कला उत्सव का आयोजन किया गया है। कल माँ सरस्वती का प्रागट्य दिन है, वसंत पंचमी है। वसंत पंचमी की सबको आपके माध्यम से शुभकामनाएं। आज विभिन्न प्रदेश के आसाम, बंगाल, राजस्थान, मॉरिशस, बांग्लादेश, इस तरह के जो उनके प्रादेशिक लोकगीत है और लोक नृत्य है, लोक नाट्य है, उनका उत्सव सयाजी कला उत्सव, लोक कला उत्सव के माध्यम से यहाँ किया जा रहा है। फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स हर हमेशा नया नया करने की कोशिश करती है। हमारे यहाँ कई सारे स्टेट के विद्यार्थी हैं, तो विद्यार्थियों के द्वारा ही आज लोक कला यहाँ प्रस्तुत होने के लिए जा रही है। मैं इस अवसर पर सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और बड़ौदा की कला प्रेमी जनता, यहाँ जो कई सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं। गुजरात के सावली नगर पालिका वार्ड नंबर 2 उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार भद्रेश पाठक ने नामांकन दाखिल किया है। वडोदरा की सावली नगर पालिका के वार्ड नंबर 2 की रिक्त सीट के लिए भाजपा उम्मीदवार भद्रेश पाठक ने नामांकन पत्र दाखिल किया। पूर्व में सावली नगर पालिका के उप प्रधान रह चुके भद्रेश पाठक ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ प्रांत अधिकारी को अपना नामांकन पत्र सौंपा। इस मौके पर सावली तालुका प्रमुख और नगर प्रमुख की अगुवाई में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। नामांकन दाखिल करने से पहले भाजपा कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया। आज रोज सावली नगरपालिकाમાં પેટા ચૂંટણી માટે
સાવલીનગરમાં જ્યારે અમારા કમલેશભાઈ કંચનલાલ શેઠ 6 મહિના અગાઉ જે મૃત્યુ પામ્યા હતા એમની જગ્યાએ અમે સાવલી નગરપાલિકામાં જે પેટા ચૂંટણી આવી તેમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીના ઉમેદવાર તરીકે અમે ભદ્રેશભાઈ નટવરલાલ પાઠક તરીકે ભારતીય જનતા પાર્ટીએ પસંદગી છે અને અમને પૂર્ણ સાવલીનગરના મતદારો અને સાવલીનગરના ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓ પર પૂર્ણ વિશ્વાસ છે કે અમારો ભવ્યથી ભવ્ય વિજય થશે। गुजरात के महसाणा विजापुर तालुका पंचायत के कुकड़वाड़ा सीट पर नामांकन दाखिल किया गया। गुजरात के महसाणा के विजापुर तालुका पंचायत की कुकड़वाड़ा सीट के लिए भाजपा और कांग्रेस ने अपने अपने प्रत्याशियों का नामांकन दाखिल किया। विजापुर मामलतदार कार्यालय में दोनों दलों के उम्मीदवारों ने अपने समर्थकों और पदाधिकारियों के साथ पहुंचकर नामांकन प्रक्रिया पूरी की। भाजपा की ओर से चेतन कुमार पटेल ने उम्मीदवार के रूप में पर्चा भरा, जबकि कांग्रेस की ओर से देवांग कुमार पटेल ने नामांकन दाखिल किया। नामांकन के दौरान भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों के वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे। आगामी चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है और दोनों पार्टियां अपनी रणनीति बनाने में जुटी हैं। ભારતીય જનતા પાર્ટીના નેતૃત્વએ મારી પેટા ચૂંટણીને 14 કુકરવાડા 1 માટે પસંદગી ઉતારી છે અને હું ચૂંટાઈશ। કાર્યકર્તાઓ જે વિશ્વાસ સાથે મેં ફોર્મ ભરવા નીકળ્યા તો ચૂંટાઈ અને પાર્ટીએ જે મારા ઉપર આશાઓ અપેક્ષાઓ રાખી છે એને પરિપૂર્ણ કરીશું। મુદ્દા તો બહુ બધા છે પણ ભારતીય જનતા પાર્ટીની જે કેન્દ્રની સરકાર ગુજરાતની સરકારની જે વિકાસની ગાથા છે, જે નવી નવી યોજનાઓ છે, ગરીબ મધ્યમ વર્ગને લાભકારી જે યોજનાઓ છે એ બધી યોજનાઓ અમે પ્રજાની વચ્ચે લઈને જઈશું અને એના ઉપર અમે અમારો मतदान करावा માટે વિનંતી કરીશું। गुजरात के भरूच के झगड़िया तालुका में केले की फसल पर एक अजीबोगरीब रोग का प्रकोप है, जिससे केले की फसल पर खतरा मंडरा रहा है। गुजरात के भरूच के झगड़िया तालुका के नर्मदा कांठा क्षेत्र के गांव में बड़े पैमाने पर केले की खेती होती है। खासकर इंदौर, पाणीथा, वेलुगाम और मोटा वसना जैसे गाँव में केले की फसल व्यापक रूप से उगाई जाती है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से झगड़िया तालुका के मोटा वसना गाँव में केले की फसल पर एक अजीबोगरीब बीमारी देखी जा रही है। किसानों के अनुसार ये बीमारी तब सामने आती है जब केले पूरी तरह पक जाते हैं। इस रोग के कारण केले की गांठें सूखने लगती हैं और धीरे धीरे पूरा पौधा नष्ट हो जाता है। जांच के बाद पता चला कि ये बीमारी पनामा रोग है, जो केले की फसल के लिए बेहद खतरनाक मानी जाती है। किसानों का कहना है कि अगर किसी खेत में पनामा रोग का संक्रमण हो जाए तो और कोई व्यक्ति उस खेत में जाने के बाद दूसरे खेत में प्रवेश करे तो ये रोग मिट्टी के जरिए भी फैल सकता है। इस कारण कई किसान चिंता में हैं और केले की खेती को छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। पनामा रोग के चलते किसानों को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। कई किसानों ने अन्य फसलों की ओर रुख किया है, लेकिन केले की खेती जितना मुनाफा दूसरी फसलों से नहीं मिल रहा है। हम लास्ट 20 ईयर से केले की खेती करते थे। अभी पनामा विल्ट की वजह से हमारा पूरा गांव, पूरा तालुका, पूरा जिला बर्बाद होने को आया है। हमारी ऐसी हालत है कि हम जी नहीं सकेंगे ऐसा लग रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ से मार्केट का बहुत डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इसलिए हम उसके दूसरा कोई क्रॉप कर नहीं सकते। और ये इसके लिए हमने बहुत सारे लोगों का संपर्क किया है, बागायत ऑफिस का भी किया है, और जो इसके रिलेटेड है बनाना रिसर्च सेंटर है, ICR है, लखनऊ का सेंटर है, वहां से भी साइंटिस्ट लोग आए, लेकिन इसका कुछ हल निकल नहीं पाया है। तो हमारी सरकार से बहुत गुजारिश है कि आप इसके ऊपर खास ध्यान दीजिए, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा, जो मेरे हिसाब से लगता है कि एक समय ऐसा आएगा कि हमारे हिंदुस्तान में केला नष्ट हो जाएगा। ये पनामा है जो इस कंट्री में पहले था, वहां आज एक केले का पौधा नहीं लग रहा है। तो ये हिंदुस्तान में शुरू हो चुका है, ये समझ ले सरकार। आगे 5-10 साल में ऐसा आएगा कि केला मिलेगा ही नहीं, पूरा केला इंपोर्ट करना पड़ेगा, जो गरीब लोगों का मुख्य फ्रूट है, यानी कि मेन है, जो सस्ता है और हेल्दी भी है। अगर यही नहीं बचेगा तो क्या खाएगा आम आदमी? इसके लिए ये सोचने की बात है और इसके ऊपर चर्चा बहुत जरूरी है और कुछ ना कुछ हल निकाले, वरना आगे चल के परिस्थिति हमारे हाथ से निकल जाएगी। अभी समय रहते कुछ कर दे तो बहुत है। VNM टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ, बने रहिए हमारे साथ। VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी और जियो फाइबर पर 498 नंबर के चैनल पर भी 24 घंटे VNM टीवी आपके लिए उपलब्ध है। देखते रहिए VNM टीवी। नमस्कार।